अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। 3 मार्च 2022 को एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर से इशू हुआ है और उसको इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 कहते हैं और जनरली इसको एमनेस्टी स्कीम 2022 का नाम दिया गया है पब्लिक की तरफ से। आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या एमनेस्टी दी गई है और किन किन सेक्टर्स को दी गई है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और जो टैक्स क्रेडिट्स या टैक्स रिबेट्स दिए गए हैं या एग्जम्पशंस दी गई हैं वो क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये 3 मार्च 2022 को इशू हुआ और सीधा उसकी बातें चूँकि सेनेट और नेशनल असम्बली सेशन में नहीं है तो इसलिए ऑर्डिनेंस इशू करना पड़ा और इन माय ओपिनियन ये लेटर ऑन असम्बली और सेनेट से इसको अप्रूव किया जाएगा तो ये एक्ट बन जाएगा। तो उसको इसका जो क्लॉज 1 है वो कहती है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। उन्होंने कहा कि जी इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 कहा जाएगा और ये एडवांस इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो हैं नंबर 1 तो 59B सेक्शन 59B जो कैरी फॉरवर्ड के हवाले से है। उसके बाद एक नई सेक्शन 59C इंसर्ट की गई है और उसमें कहा गया है कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिज़नेस लॉसेस ऑफ 6 इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो 6 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जो लॉसेस हैं उस हवाले से ये 59C की गई है। इसमें ये कहा गया कि वेयर अ कंपनी हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज एक्वायरिंग कंपनी एक्वायर्स अंडर अ स्कीम ऑफ एक्विजिशन मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी बीइंग अ 6 इंडस्ट्रियल यूनिट hereinafter referred to as acquired company, the acquiring company shall be entitled to adjust the loss for the latest tax year and brought forward assessed business losses excluding capital loss of the acquiring company subject to the provisions of section 57 for a period of 3 years। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी किसी से एक इंडस्ट्रियल यूनिट को एक्वायर करती है यानी मेजॉरिटी शेयर्स उसके अगर ख़रीदती है तो उसके लॉसेस जो आने वाले लॉसेस हैं या उसके पिछले एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर हैं कैरी फॉरवर्ड जो हुए हैं वो 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और उसके लिए सेक्शन 57 की जो प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक ये होगा जिसमें दिया गया कि किस इंडस्ट्री को कितने साल के लिए और किन कंडीशंस पर कैरी फॉरवर्ड अलाउ किया गया है। सब सेक्शन 2 कहता है कि दिस सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। तो उसकी कंडीशंस क्या हैं? देयर इज़ अ कंटिन्यूड ओनरशिप ऑफ फॉर 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2023। तो कम से कम 5 साल तक ओनरशिप होनी चाहिए। 30 जून 2023 से ऑनवर्ड्स 5 साल की ओनरशिप होनी चाहिए एंड देयर इज़ नो चेंज इन द शेयर कैपिटल ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। तो जो एक्वायरिंग कंपनी है जिसने ये ख़रीदा है वो 5 साल तक उसकी ओनरशिप बरकरार रहे और उसकी ओनरशिप में कोई चेंज ना आए। दूसरी कंडीशन ये द एसेट्स ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी शैल नॉट बी सोल्ड अप टू 30 जून 2026। तो जो कंपनी आपने एक्वायर की है उसकी जो एसेट्स हैं वो 30 जून 2026 से पहले आप सेल नहीं कर सकते। अगर सेल करेंगे तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। नंबर 3 इसकी कंडीशन द एक्वायर्ड कंपनी कंटिन्यूस द बिज़नेस टिल 30 जून 2026। तो ये भी नहीं है कि आप बिज़नेस बंद कर दें। जो कंपनी आपने एक्वायर की है वो एटलीस्ट 30 जून 2026 तक बिज़नेस में रहे या काम करती रहे यानी बंद ना हो जाए। अब इसका सब सेक्शन 3 है यानी 2 को अगर मैं समराइज़ करूं तो 2 में ये है कि उसकी ओनरशिप 30 जून 2023 से 5 साल तक
उसकी ऑनरशिप वही रहनी चाहिए और उसमें कोई शेयर कैपिटल में चेंज नहीं आनी चाहिए। और दूसरी ये थी कि एसेट्स 30 जून 2026 तक आप सेल नहीं कर सकते। और तीसरी ये थी कि जिस कंपनी को एक्वायर किया गया है वो बिज़नेस कंटिन्यू करेगी 5 साल तक मिनिमम। सब सेक्शन 3 कहता है द लॉसेस सरेंडर्ड by the acquired company are not adjusted against the income of the acquiring company in the said 3 years, the acquired company shall carry forward the unadjusted losses in accordance with the section 57। तो अगर चूँकि ये 3 साल की एमनेस्टी दी गई है कि 3 साल तक वो एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 3 साल के बाद वो कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन 3 साल के अनएडजस्टेड अगर कोई प्रॉफिट्स हैं तो वो उसके बाद भी एडजस्ट किए जा सकते हैं। वो कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे और एडजस्ट होते रहेंगे, और वो जिस तरह सेक्शन 57 में दिया गया है। ठीक है, अगले साल कंप्लीट हो जाते हैं या उससे अगले साल हो जाते हैं तो वो तब तक कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे, लेकिन 57 में जहाँ जितने ईयर्स दिए गए हैं उस ईयर से ज़्यादा ये नहीं हो सकते। तो सब सेक्शन 4 कहता है द लॉस ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द income under the head income from business of the acquiring company as per the following formula। जो acquired company है, जिस कंपनी को ख़रीदा गया है, उसकी लॉसेस अंडर वो टैक्स होंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, और ये एडजस्ट होंगे इस फार्मूले के मुताबिक, यानी A डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई B। ठीक है, A है परसेंटेज शेयर कैपिटल हेल्ड बाई द एक्वायरिंग कंपनी ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी, यानी कि होल्ड जितने परसेंट शेयर्स ख़रीदे गए हैं वो A हैं। ठीक है, लॉस B है लॉस ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1। B क्या है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 25% आपने शेयर लिए हैं तो 25/100 मल्टीप्लाई बाय B क्या है, टोटल लॉस। तो अगर ये 25 तो हो ही नहीं सकते, 50 अगर हम 51% करें तो 51/100 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। तो जितने परसेंट आपका शेयर है उसमें मल्टीप्लाई बाय द लॉस, तो उतना परसेंट लॉस आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इफ़ द एक्वायरिंग कंपनी सब सेक्शन 5 फेल्स टू रिसीव द एक्वायर्ड कंपनी बाय द टैक्स ईयर 2000, इफ़ द एक्वायरिंग कंपनी फेल्स टू रिवाइव, अगर रिवाइव करने में फ़ेल हो जाती है एक्वायरिंग कंपनी उसको, यानी इसको प्रॉफिट में नहीं ला सकती 2026 तक, द एक्वायरिंग कंपनी शैल इन टैक्स ईयर 2027 ऑफर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन विच टैक्सेस हैव नॉट बीन पेड ड्यू टू सेट ऑफ लॉसेस सरेंडर्ड बाय द एक्वायरिंग कंपनी। तो अगर 2026 तक अगर रिवाइव नहीं कर पाती तो एक्वायरिंग कंपनी, यानी कि जिसने ख़रीदा है, जिस कंपनी ने ख़रीदा है, इन द टैक्स ईयर 2027 में ऑफ़र द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन विच टैक्सेस हैव नॉट बीन पेड टू द सेट ऑफ लॉसेस सरेंडर्ड बाय द एक्वायर्ड कंपनी। तो वो ऑफ़र कर देगी प्रॉफिट ऑन विच टैक्सेस हैव नॉट बीन पेड। तो जितने प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेस नहीं पे किए गए वो ऑफ़र कर देगी सेट ऑफ लॉसेस की वजह से, जितनी अमाउंट पर प्रॉफिट्स नहीं पे किए गए वो। सब सेक्शन 6 कहती है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी स्कीम ऑफ अमलगमेशन और मर्जर। तो क्लैरिफिकेशन ये दी गई है कि ये मर्जर या अमलगमेशन, यानी दो कंपनियां जो अमल होती हैं, इकट्ठी होती हैं, मर्ज होती हैं या अमलगमेट होती हैं, तो उस सूरत में ये अप्लाई नहीं होगा, ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा। और सब सेक्शन 7 ये कह रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन अ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट रेफर्ड टू एज एक्वायर्ड कंपनी इन सब सेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी revived if the said company attains maximum production capacity that was obtained before the industrial unit went sick। तो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को कैसे समझाया जाएगा कि वो रिवाइव हो गई है जब वो कंपनी उतनी प्रोडक्शन कम से कम अचीव कर ले जो सिक होने से पहले उसकी प्रोडक्शन थी। ठीक है,
or provided that the acquired company produces a certificate to the effect that it stands revived, duly issued by Engineering Development Board, along with the return of income tax filed for the tax year 2026। तो इसके लिए उन्होंने प्रोवाइज़ो दिया है कि अक्वायर्ड कंपनी यानी जिस कंपनी को अक्वायर किया गया है यानी वो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट प्रोड्यूसेस अ सर्टिफिकेट दैट वो एक सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से लेगी कि कंपनी रिवाइव हो चुकी है और उसके साथ ही वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न 2026 का भी साथ प्रोवाइड करेगी। उसमें बी है जी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट क्या होता है। Sick industrial unit means a company being an industrial undertaking which has accumulated losses for a continuous period of 3 years prior to 1st July 2022 equal to or exceeding its entire capital and reserves at the time of acquisition as the case may be। यानी एक ऐसी कंपनी जिसने कंटिन्यूसली 3 साल तक यानी 1 जुलाई 2022 से पहले 3 साल तक लगातार उसको लॉस हुआ है और उसके एक्यूमुलेटेड लॉस जो है वो उसके सारे कैपिटल और रिज़र्व से ज़्यादा हो गया है, यानी उसके कैपिटल एंड रिज़र्व जितने थे उसको सरपास कर गया है या उसके बराबर हो गया है, तो वो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट कहलाएगी। और उसमें सेकंड ये है कि हैज़ डिफ़ॉल्टेड टूवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स ओनिंग to banking companies or non-banking financial institution for a consecutive period of 3 years immediately before acquisition as the case may be। या उसने जो उसके बैंकों के लोन थे या NBFIs के लोन थे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन थे, वो 3 लगातार साल तक वो नहीं पे कर सकी, डिफ़ॉल्ट किया उसने, ठीक है। यानी कि एक्विजिशन से पहले के जो 3 साल हैं उसमें उसने बैंक लोन्स पे नहीं कर सकी, डिफ़ॉल्ट कर गई। और इसकी तीसरी कंडीशन है हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गज़ट। तो या कंपनी के जो 3 साल के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो उसके पेड अप कैपिटल और उसके रिज़र्व से ज़्यादा हो गए हैं, या उसने 3 साल तक लगातार बैंक और या NBFIs की पेमेंट्स नहीं की हैं, डिफ़ॉल्ट किया है, या उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल गज़ट में सिक इंडस्ट्रियल यूनिट डिक्लेयर कर दिया है, तो ये सिक इंडस्ट्री होगी। अच्छा, उसके बाद एक चेंज आई है जी 65 में। 65G के बाद एक नई सेक्शन ऐड की गई है 65H, टैक्स क्रेडिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन। 65 सेक्शन जो है वो टैक्स क्रेडिट के हवाले से है और उसमें डिफरेंट ABC डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो उसमें एक नई सेक्शन ऐड की गई है जिसमें कहता है कि वेयर अ टैक्स पेयर बीइंग अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सिटीज़न हैविंग कंटिन्यूड नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर मोर देन 5 ईयर्स, यानी ऐसा पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो 5 साल से नॉन रेजिडेंट है, या रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 116 और 116A बाय द 31 दिसंबर 2021, या एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और जिसके फॉरेन एसेट्स हैं 116 और 116A के मुताबिक, ठीक है, जो डिक्लेयर किए गए हैं, तो इन दोनों के लिए ये अप्लाई होगा। अगर ये यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो एटलीस्ट 5 सालों के लिए नॉन रेजिडेंट हो, या रेजिडेंट पाकिस्तानी जिसने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं फॉरेन एसेट्स, वो इन्वेस्ट करता है इन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2022। तो 1 मार्च या उसके बाद कोई कंपनी बनाई गई है और उसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है टू सेट अप एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कोई इंडस्ट्री लगाए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पाकिस्तान में लगाए, विद इक्विटी नॉट लेस दैन 50 मिलियन, जिसकी इक्विटी जो है वो 50 मिलियन या 5 करोड़ कम अज़ कम होनी चाहिए, विद फंड्स रिमिटेड इनटू पाकिस्तान थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल एज़ पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी ये जो 5 मिलियन के फंड्स हैं ये बाहर से थ्रू बैंकिंग चैनल पाकिस्तान में आए हों, यानी ये इन्वेस्टमेंट बाहर से आई हो थ्रू बैंकिंग चैनल,
इनटू पाकिस्तान, और इसका मकसद पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को इस्टेब्लिश करना हो। That company shall be entitled to a one-time tax credit equal to 100% of the amount remitted and credited in rupees in the bank account of such company against tax liability for the tax year in which commercial production commences। तो उस कंपनी को वन टाइम टैक्स क्रेडिट मिलेगा इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से पैसा आया है, जितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम 50 मिलियन की, वो उसके इक्वलेंट उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा वन टाइम। ठीक है। और उसमें सब सेक्शन 2 में कहता है कि अगर ये व्हेन नो टैक्स इज़ पेएबल बाय द टैक्स पेयर, अगर ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन में कोई टैक्स पेएबल नहीं था, यानी उसको लॉस हो गया अगर, और जब या फिर उसका टैक्स पेएबल जो था वो उस जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, टोटल फॉरेन रेमिटेंसेस जो इन्वेस्ट हुए थे उनकी अमाउंट से कम है, तो जो अमाउंट लेफ़्ट ओवर है वो उसका टैक्स क्रेडिट अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि वो टैक्स जो है वो अगले साल भी क्लेम किए जा सकते हैं, एडजस्ट किए जा सकते हैं। एंड डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेएबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टैक्स ईयर एंड सो ऑन। तो अगले साल भी अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो फिर अगले साल में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, और जब तक कि ये पूरे एडजस्ट नहीं हो जाते, यानी कि ये पूरी जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आई है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ ने, या ऐसे पाकिस्तानीज़ जो हैं तो रेजिडेंट उनके फॉरेन एसेट्स हैं, तो उनको उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट के बराबर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो और ये एडजस्ट अगर एक साल में नहीं हो सका तो दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड होगा जो लेफ़्ट ओवर है, फिर दूसरे नहीं तो तीसरे साल, एंड सो ऑन। हाउएवर द डिडक्शन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड द एग्रीगेट द लिमिट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1, यानी कि टोटल ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा ये एडजस्ट होगा, लेकिन नॉट मोर देन 5 ईयर्स शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मोर देन, नोट सच अमाउंट शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। 5 साल से ज़्यादा इसको कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते। हाउएवर द डिडक्शन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड द एग्रीगेट लिमिट। तो एग्रीगेट लिमिट जो है यानी टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेड बाई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी और पाकिस्तानी हैविंग फॉरेन एसेट्स, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिल सकता, और 5 साल से बाद इसका क्रेडिट नहीं मिल सकता। जिस साल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है उसके 5 साल के अंदर अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका सब सेक्शन 3 कहता है द सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी और एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश बाई स्प्लिटिंग अप और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उसको स्प्लिट कर दिया गया 2 हिस्सों में, या इसकी रिकन्स्टिट्यूशन की गई है, ऐसी कंपनीज़ पे ये अप्लाई नहीं होगा, बल्कि ये नई जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो रजिस्टर हुई हैं 1 मार्च 2022 या उसके बाद, उन पे ये अप्लाई होगा। या फिर मशीनरी ट्रांसफ़र अगर किसी ने की है, मशीनरी ट्रांसफ़र और या प्लांट ट्रांसफ़र हुआ है किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो कि 1 मार्च 2022 से पहले इस्टेब्लिश हुई थी, और उसके एसेट एक नई कंपनी में डाल दिए गए हैं, तो तब भी ये अप्लाई नहीं हो सकेगा, ये बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। अच्छा, अब सब सेक्शन 4 कहता है द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंसेस बाय 30 जून 2024। अब ये भी नहीं है कि जी आपने 30 जून 1 मार्च 2022 को कंपनी रजिस्टर की और 2024 तक आपने प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं की। अगर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की कमर्शियल प्रोडक्शन तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, फिर आप नॉर्मल टैक्सेशन में आएंगे। तो इसकी शर्त यह है कि आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है बिफोर 30 जून 2024, बिफोर और ऑन। उसके बाद 5th कहता है वेयर एनी टैक्स क्रेडिट इज़ अलाउड अंडर दिस सेक्शन एंड सब्सिक्वेंटली इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू दैट एनी one or more of the conditions specified in this section was or were not fulfilled, as the case may be, by the credit originally allowed shall be deemed to have been wrongly allowed, and the commissioner notwithstanding anything contained in this ordinance shall recompute the tax payable by the taxpayer for the relevant tax year, and the provisions of the ordinance shall apply accordingly. अब उसमें ये कहा कि अगर बाद में पता चलता है कि टैक्स क्रेडिट तो अलाउ कर दिया गया और बाद में कमिश्नर को पता चला कि या इस सेक्शन में जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं उसमें से कोई एक टर्म या मोर देन वन टर्म्स जो है वो
उन्होंने पूरी नहीं की, तो जिस साल पूरी नहीं की उस साल का टैक्स क्रेडिट उनका जो मिल चुका है उनको, वो ये समझा जाएगा कि नहीं मिला, रॉन्गली अलाउ किया गया था, तो वो उस साल की टैक्स लाइबिलिटी उनको एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे करनी पड़ेगी, यानी क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 100E के बाद एक नया सेक्शन ऐड किया गया, दैट इज़ 100F, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन। Any eligible person may file a statement by 30th September 2022 declaring therein the amount of funds which have not been declared in any of the returns of the income tax year 2021 filed by the 31st December 2021 for investment in the new company formed for establishing and operating an industrial undertaking in accordance with this section। अच्छा, इस सेक्शन में ये कहा गया है कि एनी एलिजिबल पर्सन में फ़ाइल अ स्टेटमेंट 30 सितंबर 2022 या इससे पहले कोई भी एलिजिबल पर्सन एक स्टेटमेंट फ़ाइल कर सकता है जहाँ पे डिक्लेयरिंग देयरिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स विच हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड इन एनी अदर रिटर्न्स। 2021 में कोई अगर फंड्स डिक्लेयर नहीं हुए तो उनको डिक्लेयर कर सकता है फाइल्ड बाय 31 दिसंबर 2021। तो for investment in new company formed for establishing and operating an industrial undertaking in accordance with this section। तो इस सेक्शन के तहत एक नई कंपनी इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है उन फंड्स में, और उन फंड्स को वो डिक्लेयर कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट द फंड्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी डिपॉजिटेड इन द रुपी इन अ डेडिकेटेड बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान एज इक्विटी ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। तो उसकी कंडीशन ये है कि एक पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ये जितने फंड्स हैं एज एन इक्विटी या इन्वेस्टमेंट, इसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और वो कंपनी जो होगी वो कंपनी इस एक्ट 2017 के मुताबिक बनाई जाएगी। बिफोर द फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड सच फंड्स शैल ओनली बी यूज्ड फॉर परचेज एंड इम्पोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो एक तो बैंक अकाउंट में ये पैसे जमा करवाएगा एज एन इक्विटी, और इसका इस्तेमाल जो है वो या परचेज़ या इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए हो सकता है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये इस्तेमाल हो सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मिनिमम अमाउंट विच वुड क्वालिफाई फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी 50 मिलियन रुपीज़। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है कम से कम 50 मिलियन होनी चाहिए, तब ये क्वालिफाई करेगा। 50 मिलियन से कम होगी तो ये इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। The provisions of section 111 shall not apply to the funds declared under subsection 1 subject to the fulfillment of the conditions as laid down in this section and payment of an amount equal to 5% thereof along with the statement filed under subsection 1। अब सेक्शन 111 जो है वो ये कहता है कि जी आपने जो इन्वेस्टमेंट की है या एक्सपेंडिचर मेड किया है उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आप बताएं। तो अगर 5% टैक्स पे कर दिया गया है तो सबसेक्शन 1 में यह है कि जी आपने एक स्टेटमेंट फ़ाइल करनी है, उसमें अगर आपने 5% टैक्स पे किया है तो आपसे इसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा। नंबर 3 में कहता है द न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन विच सच इन्वेस्टमेंट इज़ मेड शैल कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन बाई 30 जून 2024। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जिसमें इन्वेस्टमेंट की गई है 30 जून 2024 या उससे पहले अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। एंड सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट ड्यूली issued by the Engineering Development Board is submitted to the Commissioner along with the return filed for the tax year 2024। तो उसमें फिर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इसको सर्टिफाई करेगा, सर्टिफिकेट देगा, और उसके साथ ही टैक्स रिटर्न भी आपको अटैच करनी पड़ेंगी 2024 की। The amount of tax paid under this section shall not be refundable or adjustable against any other tax liability of the declarant। तो ये जो टैक्स आप पे करेंगे
ये ना रिफंडेबल है ना एडजस्टेबल है किसी और टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट। नंबर 5 कहता है वेयर डिक्लेरेंट हैज़ पेड टैक्स अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड्स डिक्लेयर्ड अंडर सबसेक्शन 1 द डिक्लेरेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू इनकॉर्पोरेट द सेम इन हिज वेल्थ स्टेटमेंट। तो आपने ये जो फंड्स डिक्लेयर किए हैं उन पे 5% टैक्स दिया है, इसको आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी या बुक्स ऑफ अकाउंट में आप इनको प्रॉपर्ली ले सकते हैं। और सब सेक्शन 6 कहता है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन एलिजिबल पर्सन। अब सब सेक्शन 1 में हमने देखा था कि एलिजिबल पर्सन ये कर सकता है, तो कौन कौन एलिजिबल पर्सन होगा? सारे लोग एलिजिबल पर्सन होंगे एक्सेप्ट ये लोग नहीं है जो नीचे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके अलावा सारे एलिजिबल पर्सनस हैं। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, देयर स्पाउसेस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रंस। तो पब्लिक ऑफिस होल्डर उनकी शोहर या बीवियाँ या उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो हैं वो इस सेक्शन में क्वालिफाई नहीं करते। अब पब्लिक कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 47 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक कंपनी जो है वो इसमें क्वालिफाई नहीं करेगी। अ पर्सन हु हैज़ फाइल्ड अ डिक्लेरेशन अंडर द वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स एक्ट 2018। तो 2018 की जो वॉलंटरी डिक्लेरेशन स्कीम थी या जो एमनेस्टी स्कीम थी उसमें जिसने डिक्लेरेशन दी है वो लोग नहीं क्वालिफाई करेंगे। द फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन एंड रिपोर्टिंग एक्ट 2018, डोमेस्टिक एसेट वाली स्कीम या फॉरेन एसेट वाली जो स्कीम थी या 2019 की एसेट डिक्लेरेशन स्कीम थी, इन तीनों में अगर किसी शख्स ने डिक्लेरेशन दी हुई है तो वो लोग क्वालिफाई नहीं करते इस डिक्लेरेशन में, यानी इस सेक्शन के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। अ पर्सन दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ बैंक लोन डिफ़ॉल्टर बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में कोई बैंक डिफ़ॉल्टर है जो डिक्लेयर किया गया है वो भी क्वालिफाई नहीं करता इसमें। और डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ बैंक लोन डिफ़ॉल्टर बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल में अगर किसी कंपनी को डिफ़ॉल्टर करार दे दिया गया है तो उसका कोई डायरेक्टर भी अप्लाई नहीं कर सकता या क्वालिफाई नहीं करता। सब सेक्शन 7 कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू, अब किस किस पे ये अप्लाई नहीं होगी जी? एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ये आपको पता है फैटफ में भी और वैसे भी ये लीगल है कि क्राइम के अगर आपने क्राइम से पैसा कमाया है, करप्शन से कमाया है, मनी लॉन्ड्रिंग से या टेरर फाइनेंस से कमाया है तो ऐसी रकम जो है वो आप इन्वेस्ट करके अवॉइड नहीं करवा सकते। एनी अमाउंट विच इज़ सब्जेक्ट टू एनी डिपार्टमेंटल और कोर्ट प्रोसीडिंग्स, यानी ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर आपका कोई केस चल रहा है, पेंडिंग है बिफोर एनी कोर्ट। और कुछ सेक्टर्स दिए गए इनमें इन्वेस्टमेंट भी क्वालिफाई नहीं करती और वो अप्लाई नहीं कर सकते। आर्म एंड एमुनेशंस, हथियारों का बिज़नेस, एक्सप्लोसिव का बिज़नेस, शुगर का बिज़नेस, सिगरेट्स का, एरेटेड बेवरेजेस, फ्लोर मिल्स, वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन यूनिट्स। तो एक्सट्रैक्शन यूनिट्स जो हैं घी के वो कर सकते हैं। हथियार, एक्सप्लोसिव्स, शुगर यानी चीनी की इंडस्ट्री, सिगरेट्स की इंडस्ट्री, एरेटेड बेवरेजेस जो हैं, जो आपके जूसेस वगैरह हैं जो एरेटेड हैं वो, और फ्लोर मिल में भी वेजिटेबल और कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल घी और कुकिंग ऑयल, ये सेक्टर्स इनमें अगर इन्वेस्टमेंट की गई है तो ये इसमें फॉल नहीं करते। सबसेक्शन 8 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूडिंग सबसेक्शन 3 ऑफ 2016। अब 2016 सेक्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अब प्रोटेक्ट करना है बेसिकली। ये जो नया लॉ बना है, ये जो मैं आज जिस पे आप प्रोग्राम कर रहा हूँ, टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022, तो इसमें अगर कोई क्वालिफाई करता है और अप्लाई करता है तो उसको प्रोटेक्शन दी गई है सेक्शन 216 से। तो नैब, पहले नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, FIA एजेंसी एक्ट 1974 यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। ये इसमें कहा है कि जी ना नैब, ना फेडरल इन्वेस्टिगेशन इंडस्ट्री, ना राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसके तहत
Particulars of any person making statement under this section or any information received in any statement made under this section shall be confidential। तो उसमें ये कहा है कि जी ना नैब पूछ सकती है, ना FIA पूछ सकती है, ना राइट ऑफ एक्सेस इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया जा सकता है। तो दिस इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट्स जो आप यहाँ फाइल की हैं ये सारी कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। सब सेक्शन 9 कहता है द स्टेटमेंट फाइल्ड अंडर सब सेक्शन 1 शैल नॉट बी वैलिड इफ़ द न्यूली फॉर्म्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपनी फेल्स टू प्रूव कमर्शियल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ सब सेक्शन 3, यानी कि 2024 जैसे मैंने ऊपर आपको बताया उस तक अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करती तो वो कंपनी वैलिड नहीं होगी, तो स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगी। देयर इज़ अ चेंज इन द ओनरशिप, जैसे पीछे मैंने आपको कहा था कि आप ओनरशिप चेंज नहीं कर सकते 2026 तक, तो अगर चेंज ऑफ ओनरशिप है तो कंडीशन टूट गई तो तब भी ये वैलिड नहीं होगी आपकी डिक्लेरेशन। और न्यूली फॉर्म्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपनी डिस्पोजेज ऑफ एनी ऑफ एसेट्स, मैंने कहा था 30 जून 2026 तक आप एसेट्स भी बेच नहीं सकते, उससे पहले अगर बेच दिए तब भी आप डिस्क्वालीफाई कर गए इसमें। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन वेयर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 7 और 9 अप्लाई or where the statement under subsection 1 has been made by misrepresentation or suppression of the facts, such statement shall be void if it had as if it had never been made। तो अगर सबसेक्शन 7 हमने जब कहा कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और 9 में हमने कहा था कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो इनवैलिड हैं इसके लिए, तो स्टेट में अगर किसी उसने अगर इस तरह फाइल की है कि जी वो बंदा क्वालिफाई नहीं करता था या एलिजिबल नहीं था या वो सेक्टर एलिजिबल नहीं था और या कोई इन्फॉर्मेशन सप्रेस की गई है या मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है या गलत बयानी की गई है, तो ये जो स्टेटमेंट होगी वॉइड हो जाएगी और ये समझा जाएगा ये कभी भी फाइल नहीं की गई थी, ठीक है। और नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन इस पर लगेंगी। Provided that the commissioner shall not take any action under this section without providing the declarant an opportunity of being heard। तो कमिश्नर कोई एक्शन नहीं ले सकता अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नॉलेज में आती है, तो सबसे पहले वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, एक नोटिस इशू करेगा, एक्सप्लेनेशन लेगा, उसके बगैर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा सकता। सब सेक्शन 12 कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शंस शैल अप्लाई म्यूटेटिस मुटेंडी टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी बीइंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ फंड्स विच हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड इन एनी ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम अप टू द ईयर 2021 फाइल्ड बाय 31 दिसंबर 2021। तो जैसे हम नई कंपनी के लिए ये प्रोविजंस अप्लाई हो रही हैं, सिमिलरली ये प्रोविजंस एग्जिस्टिंग कंपनी की में भी अप्लाई हो सकती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी फॉर एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन वगैरह के लिए, और ऐसी फ़ंड्स की इन्वेस्टमेंट जो कि इससे पहले 2021 में नहीं किए गए और जो कि आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपनी रिटर्न फाइल की होगी, उसमें ये एसेट्स या ये फंड्स शामिल नहीं हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट है एक्सपेंशन के लिए या मॉडर्नाइजेशन के लिए।
रेजिडेंट्स हैं, जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं, वो उनके लिए एक अट्रैक्शन दी गई है कि वो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर इस्टेब्लिश करते हैं तो उनको टैक्स क्रेडिट भी दिया जाएगा, उनसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं मांगा जाएगा या पूछा जाएगा, और उनके बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन किसी लॉ के तहत, चाहे वो नैब का लॉ हो, FIA का लॉ हो या कोई और लॉ, उसके मुताबिक या राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ, उसके तहत उनकी कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ जो पिछले एमनेस्टी स्कीम्स थी लोकल एसेट्स और फॉरेन एसेट्स की डिक्लेरेशन के लिए, और 2019 की जो थी एमनेस्टी स्कीम, उसको भी प्रोटेक्शन दी गई है इस ऑर्डिनेंस के तहत। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। आप वीडियो को पसंद कर लीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और अब अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।